मित्रों, आज हमारे साथ जो आज के दूसरे हमारे स्पीकर हैं, डॉक्टर कुमार। मैं उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर कुमार ने पीएचडी की है ब्रोंगियल अस्थमा में और मास्टर्स किया है साइंस ऑफ लिविंग में। आप बहुत से क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग थेरेपिस्ट और काउंसलर के रूप में। और आप सुपर स्पेशलाइजेशन है आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जॉइंट पेन, इन सब में आपकी सुपर स्पेशलाइजेशंस है। और साथ ही डिटॉक्स थेरेपी फॉर लाइफ डिसऑर्डर में आपकी स्पेशलाइजेशन है। सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू अल्टरनेटिव मेडिसिन में आपकी लाइक आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग थेरेपी, इन सब के थ्रू आपकी स्पेशलाइजेशन है लाइफ डिसऑर्डर्स और सेल्फ मैनेजमेंट में। और आपकी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर के नाम से। लगभग 17 सालों से आप देश में और अलग अलग राष्ट्रों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और योगा थेरेपी के माध्यम से। और आप क्लिनिकली पेशेंट केयर्स, आईपीडी ट्रीटमेंट्स, ग्रुप काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, इन सभी क्षेत्रों में आप अपनी सेवाएं देते हैं। आपकी बहुत सी न्यूज़ और आर्टिकल्स लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और नेशनल टीवी लाइक दूरदर्शन पर आपके प्रोग्राम आते हैं, लाइक गुड गुड इवनिंग इंडिया में भी आपने कई बार शिरकत की है। और भी बहुत से चैनल्स पर आप आते हैं और युवाओं के साथ, देश की जनता के साथ संवाद करते हैं। आप उनको अपनी सेवाएं देते हैं, उन सेल्फ मैनेजमेंट पर, लाइफ डिसऑर्डर पर। और आपका मिशन है कि कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकें इम्प्रूवमेंट में, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए। बहुत से आपको अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस भी मिली हैं। नेशनल ग्रेटिट्यूड अवार्ड आपको दिया गया सोनाली बेंद्रे जी के माध्यम से, नेशनल लेवल अवार्ड फंक्शन में। भारत के एक्स प्रेसिडेंट आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा आपको रिकॉग्नाइजेशन दिया गया, आपकी सराहना की गई। आप बेस्ट वर्कशॉप्स करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट और अवेयरनेस पे। आर्मी डीएससी यूनिट्स में भी आपने वर्कशॉप्स की हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। हम आपको अरे भैया सचिन जी सचिन आप भिवानी के हैं ये तो बताओ। जी असली असली बात बता नहीं रहे, भिवानी वालों को ये तो बताओ, ये भिवानी के रहने वाले हैं, ये क्यों नहीं बता रहे हो? डॉक्टर कुमार भिवानी के ही हैं और कृष्ण कुमार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कुमार इनका फेमस जो है उस नाम से ज्यादा फेमस है, डॉक्टर कुमार। हम सब ने डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी को सुना और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्वस्थ रहने का और खुश रहने का हमें मैसेज दिया। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें तो नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्ञान गंगा का प्रोग्राम है, तो बहुत सारा ज्ञान डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे कई एक्सपर्ट्स द्वारा दिया जा रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अति ज्ञान और अज्ञान दोनों बराबर की अवस्थाएं हैं। अति ज्ञान में भी कंफ्यूजन रहती है और जब ज्ञान बिल्कुल नहीं होता तो भी कंफ्यूजन रहती है। और आज इतने सारे माध्यम से हमें ज्ञान मिल रहा है सुबह से शाम तक कि हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा ज्ञान ठीक है, कौन सा ज्ञान ठीक नहीं है। मैं ज्ञान को 3 श्रेणियों में देखता हूं, एक ज्ञानी होना, एक अज्ञानी होना और एक इनोसेंट होना। ज्ञानी वो है जिसने ज्ञान प्राप्त किया, उसका अभ्यास किया और उसका लाभ उठाया और उठा रहा है। अज्ञानी वो है जिसने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया डिफरेंट माध्यम से, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठा रहा, कोई अभ्यास नहीं कर रहा। इनोसेंट वो आदमी है जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया या उसके पास माध्यम नहीं है बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के। वो अपना एक प्राकृतिक जीवन, एक सादा जीवन जी रहा है, जिसको हम कहते हैं कि भोला इंसान है। वो शायद खुश है, या वो खुश है जिसने ज्ञान का अभ्यास किया
चाहे वो हेल्थ के लिए और चाहे वो हैप्पीनेस के लिए। पहले ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता था। अगर हम आज से 30-40 साल पहले की बात करें, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाते थे, लेकिन आज ज्ञान प्राप्त करना सबसे आसान हो गया है। इंफॉर्मेशन का जमाना है, हर वक्त हम इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और अन्य साधनों से। लेकिन ज्ञान दो तरह का होता है, एक सूचना आधारित ज्ञान और एक अभ्यास आधारित ज्ञान। सूचना आधारित ज्ञान अक्सर या तो किसी काम का नहीं होता, या फिर वो कई बार हमें किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचाता जब तक हम उसके ऊपर अभ्यास नहीं करते। बचपन की एक कहानी मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो सुनता था, तो मैं शेयर करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। किसी गांव में एक बाबा जी या गुरु हम कहें, वो रहते थे। उनका काफी प्रभाव था उस गांव पे भी और आसपास के गांव पे भी। लोग उनकी बातें करते रहते थे अक्सर घर में, और बच्चे भी उनके बारे में जानते थे। एक बार एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर गई बाबा जी के पास और कहने लगी कि बाबा जी ये बहुत ज्यादा मीठा खाता है, की वजह से इसके दांत भी खराब हो गए हैं। अगर आप इसको मीठा छोड़ने के लिए कहेंगे तो ये छोड़ देगा, क्योंकि आपका प्रभाव इसके मन पर काफी ज्यादा है। बाबा जी ने या गुरु जी ने कहा कि आप 1 हफ्ते बाद लौट के आए, तब मैं कुछ देखूंगा। वो औरत 1 हफ्ते बाद अपने बच्चे को लेकर जाती है बाबा जी गुरु जी के पास, और फिर वही अपनी समस्या बताती है कि पिछली बार मैं आई थी तो आपने 1 हफ्ते बाद बुलाया था। बाबा जी को याद आता है और उस बच्चे के सिर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे आपके दांत सड़ जाएंगे और बड़े होकर आप वो चीजें या दूसरी चीजें नहीं खा पाएंगे, आप मीठा खाना छोड़ दो। और ये कह करके उस औरत को कहा कि आप अब इसको ले जाइए। उस औरत ने जिज्ञासावश गुरुजी की तरफ देखा और पूछा कि गुरुजी मैं एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। बोला हाँ पूछिए। बोली अगर यही लाइन बोलनी थी तो ये तो पिछले हफ्ते भी बोल देते आप। मैं 1 हफ्ते बाद आपने बुलाया, मैं इतनी दूर से फिर आपके पास आई। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि 1 हफ्ते पहले तक मैं खुद भी मीठा खाता था, इस 1 हफ्ते में मैंने खुद मीठा खाना छोड़ा है, तो मैं इस बच्चे को मीठा छोड़ने की कहने की हिम्मत जुटा पा रहा हूं। इसीलिए जो गुरु का ज्ञान होता है वो अभ्यास आधारित ज्ञान होता है। लेकिन आज का जो ज्ञान है, हमारे पास कोई भी मैसेज आता है फेसबुक पे या यूट्यूब पे या हम व्हाट्सएप पे, हम उसको कई बार तो इवन बिना पढ़े भी फॉरवर्ड कर देते हैं, अभ्यास की तो छोड़ ही दें। तो कोई भी ज्ञान जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करते, वो ज्ञान हमारे लिए टॉक्सिक है, नुकसानदायक है। टॉक्सिक इसलिए है कि उस ज्ञान को प्राप्त करने का जो फ्यूचर का जो हमारे पास संभावनाएं हैं वो भी हमने बंद कर दी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मन को हमने ये समझा दिया कि ऑलरेडी मुझे सब कुछ पता है। ऐसा ही ज्ञान डाइट के बारे में, योग के बारे में, दिनचर्या के बारे में, एक भी ऐसा ज्ञान, या मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में कोई ऐसा शब्द नहीं बचा है हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में जो ना बोला गया हो और जो सबने ना सुना हो। तो ऐसा नया क्या किया जाए, नया क्या कहा जाए, ऐसा मैं सोच रहा था आज के इस कार्यक्रम में आने से पहले कि ऐसी नई क्या चीज बोली जाए, और क्या बोलना ही काफी है। लोगों का फायदा बहुत कुछ सुना जा रहा है, सुबह से शाम तक हेल्थ के ऊपर इतने यूट्यूब पे वीडियोस, फेसबुक पे वीडियोस, व्हाट्सएप पे इतने शेयर्स होते हैं मैसेजेस कि शायद अब कुछ बचा नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए मैं 4-5 चीजें आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ भी बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कोई बदलाव करने की स्थिति में आज नहीं है, किसी भी कारणवश कोई कुछ आदतें ऐसी हो जाती हैं उम्र की वजह से, किसी वजह से, तो वो बदलाव आप अपने बच्चों के जीवन में आज कर सकते हैं। उसका एक ही साधन है, तो वो है किसी 1 या 2 हैबिट्स पे आप काम करना शुरू कर दीजिए आज से।
बहुत ज्यादा चेंज, अब आप सोचेंगे 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज कर डालेंगे आज से ही, वो संभव नहीं है। संभव है कोई एक या दो हैबिट आप अपने लिए अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, और अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी छोड़ के जाना चाहते हैं तो उनको किसी एक या दो हैबिट डेवलप करवा दीजिए, क्योंकि अगर आप उनके लिए पैसा भी छोड़ के चले गए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसकी लाइफ को सेफ गार्ड करेगा। आज जो हम टाइम देख रहे हैं कोविड-19 का, ना उसमें कोई पैसा काम आ रहा है, ना उसमें कोई हैसियत काम आ रही है, उसमें अगर काम आ रही है तो अच्छी आदतें काम आ रही, और आज अच्छी आदतों को ही अपनाने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो खान पान से संबंधित है, चाहे वो साफ सफाई से संबंधित है, मास्क लगाने से संबंधित है, अपने हाथों को बार बार धोने से संबंधित है, या फिर बीमार व्यक्ति से या भीड़ भड़ाके से दूर रहने से संबंधित। ये सब आदतें डालने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो सिर्फ आदतें ही हमें बचा सकती हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वस्थ रहने की बात करें, या फ्यूचर में आने वाले इस तरह के पैंडेमिक या एपिडेमिक्स, ये जरूर मान के चलें कि जितना हमने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर दिया है और जितना हमने खुद को भी डिस्टर्ब कर लिया है मानसिक और शारीरिक तौर पर, जैसा डॉक्टर गोस्वामी ने भी हमें बताया कि मन अगर स्वस्थ नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं है। और ये स्वास्थ्य की परिभाषा हमारे योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में हजारों साल पहले दे दी गई थी, और WHO ने 1945 में स्वास्थ्य को जो डिफाइन किया था वो इस तरह से किया था कि बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का असली अर्थ है मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तौर पर बैलेंस होना। अगर आप शारीरिक तौर पर बैलेंस नहीं है तो भी आप स्वस्थ नहीं है, अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो भी आप स्वस्थ नहीं है, आप सामाजिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, अर्थात आपका व्यवहार आपके आसपास के लोगों के साथ अच्छा नहीं है, आपके मन की स्थिति अच्छी नहीं है, आप बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो भी आप स्वस्थ नहीं है। और अगर आध्यात्मिक तौर पर भी आप अस्वस्थ हैं या बैलेंस नहीं है तो भी आप स्वस्थ नहीं है। तो ये अगर स्वास्थ्य को प्राप्त करना है तो सिर्फ अच्छा अभ्यास ही उसका एक तरीका है। दूसरा, लोग कहते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्ञान है सबको कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा नहीं है क्या अच्छा है। इसमें आई डो नॉट थिंक सो कि मैं कुछ भी नया ऐड करूंगा। अगर मैं फूड स्टफ के नाम लेना शुरू करूं कि मैदा नहीं खाना चाहिए, सबको पता है मैदा नहीं खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, सबको पता है फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। हम अक्सर घर में वही चीज खाते हैं, ज्ञान चाहे कितना भी हो, जो हमें उस टाइम पे अवेलेबल होती है। हम फ्रिज खोलें उसमें क्या रखा हुआ है, हम डाइनिंग टेबल पे जाएं उसमें क्या रखा हुआ है, किचन शेल्फ में जाएं उसमें क्या रखा हुआ है। तो आप जो चीज आपको पता है कि वो अच्छी है खाने में, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ा दीजिए। फ्रिज में सारी वो चीज रखिए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, डाइनिंग टेबल पे वो चीज, वो फ्रूट्स रखिए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, किचन में वो आइटम रखिए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो आपकी हैबिट फॉर्म होगी ही होगी। आप सुबह उठ के फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये फ्रूट्स खाने चाहिए, इसका जूस पीना चाहिए, अदरक वाली चाय पीनी चाहिए, अदरक वाला काढ़ा पीना चाहिए, या लेमन ज्यादा खाना चाहिए, या आंवला जूस पीना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन जब आप बेडरूम से बाहर आते हैं मोबाइल बंद करके, भूख लगी है, आप बाहर आके क्या खाएंगे? वही खाएंगे जो अवेलेबल होगा उस टाइम। अगर आंवला घर में नहीं है तो आप आंवला कैसे खाएंगे? अगर उस टाइम नींबू घर में नहीं है तो नींबू कैसे खाएंगे? उस टाइम घर में फ्रूट्स नहीं है, ब्रेड रखा हुआ है, जैम रखा हुआ है, तो आप क्या खाएंगे? ब्रेड जैम खाएंगे, फ्रूट्स तो नहीं खाएंगे, वो तो है ही नहीं। हो तो अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। जिस चीज की तो आप समझते हैं कि आपके लिए अच्छा है, वो चाहे खाने की चीज है, चाहे वो दूसरे अभ्यास है, अगर उन चीजों की आपके घर में अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो ज्ञान सिर्फ सूचना बन के आपके पास रहेगा, उसका अभ्यास आप कभी नहीं कर पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एक हैप्पी स्टेट है, एक अनहैप्पी स्टेट है। इसको मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूंगा। हैप्पीनेस कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होती है हर किसी की। किसी को हैप्पीनेस
बच्चों से मिलती है कि बच्चे सब अच्छा करते रहें, किसी को हैप्पीनेस बिजनेस से मिलती है कि बिजनेस अच्छा चलता रहे, मेरा सब कुछ अच्छा है, किसी को अपने स्वास्थ्य से उसको कनेक्ट किया हुआ है, किसी ने उसको किसी चीज से कनेक्ट किया हुआ, किसी ने किसी चीज से कनेक्ट किया हुआ है। तो सोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर किसी का सोर्स डिफरेंट है। एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अब आपका या तो सोर्स ठीक नहीं है, सोर्स, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंप्यूटर लैपटॉप को एक सॉकेट से जोड़ रखा है, उस सॉकेट में पावर नहीं है या उसमें प्रॉपर पावर नहीं है, या तो हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, या तो मेरे लैपटॉप को डेस्कटॉप को खराब करेगा या फिर उसको चार्ज ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या करना है, या तो मैं अपने सोर्स को ठीक करूं या मैं अपने सोर्स को चेंज करूं। जब तक मेरा सोर्स ठीक नहीं है तब तक मेरी हैप्पी स्टेट आएगी ही नहीं। वो एक स्पिरिचुअल स्टेट है जब हमारा वो सोर्स हमारे अंदर ढूंढे। दो चीजें हैं, एक है प्रैक्टिकल सोशल साइंस और एक है स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस कैन नॉट बी टीच इन वन डे। फाइन, स्पिरिचुअल साइंस तो कहते हैं कि आपका हर सोर्स आपके अंदर है, आप अंदर से उस सोर्स को एक्टिवेट कीजिए, आपकी खुशी भी आपके अंदर से, आपका दुख भी आपके अंदर से है। लेकिन जो सोशल ट्रुथ है वो डिफरेंट है। सोशल ट्रुथ में हमने अपने स्टेट, अपने हैप्पी स्टेट को किसी ना किसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। अब या तो सोर्स गलत है तो हम सोर्स को ठीक करें या सोर्स को चेंज करें। ओनली देन वी कैन चेंज आवर स्टेट ऑफ माइंड। उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा फिर देन सारा ज्ञान इंफॉर्मेशन है। तो सोर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ वी कैन चेंज द सोर्स वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ माइंड। अब पर्टिकुलरली दूसरा एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है हैप्पीनेस के बारे में कि हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। और डिससेटिस्फैक्शन, हमारा माइंड जो है वो एक कंप्लीटनेस को रिकॉग्नाइज करता है। कंप्लीटनेस मींस अगर कोई टास्क मैं कर रहा हूं या करने की सोच रहा हूं, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता या उस टास्क का कोई रिजल्ट नहीं आता, तब तक आपके माइंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा एंगेज रहता है। चाहे आप सो भी रहे हो, उस टास्क को छोड़ कल कर लेंगे यार, कल देखेंगे, आप कल की कह के सो गए, लेकिन आपके ब्रेन का वो हिस्सा कभी नहीं सोता जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। और रिजल्ट हमेशा सक्सेस ही नहीं है, रिजल्ट का अर्थ सक्सेस नहीं है। फेल्योर भी एक तरह का रिजल्ट ही है। अगर मैं कोई काम मैंने करना शुरू किया और मैं उस काम को पूरा जब किया तो उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने किया, उसको सक्सेस नहीं मिली, वो फेल हो गया, दैट मींस मेरा एक कोर्स पूरा हो गया, नेक्स्ट डे मैं उसको रिकोर्स करूंगा, कोर्स को चेंज करूंगा। दैट मींस रिजल्ट मींस सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर द रिजल्ट ऑफ अ टास्क। तो अगर कोई भी टास्क हम लिंगर ऑन, जो लेजीनेस की वजह से हम कह सकते हैं, या कई लोगों का एटीट्यूड होता है चीजों को कल शाम को सुबह बोलेंगे शाम को करेंगे, शाम को बोलेंगे सुबह करेंगे, धीरे धीरे इस आदत की वजह से आपकी खुद के प्रति डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लग जाती है। और वो खुद के प्रति जो डिससेटिस्फैक्शन होती है वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन का रूप लेने लग जाती है, और वो फ्रस्ट्रेशन आपके बिहेवियर में झलकने लग जाती है, और वो फ्रस्ट्रेशन आपके घर वालों के ऊपर झलकेगी, आपके फ्रेंड्स में झलकेगी, या जो भी जहां पर आप कहीं पर आपका वर्क प्लेस है आपके कलीग्स के ऊपर झलकेगी। और फिर हम रीजन ढूंढने लग जाते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, जबकि वो गुस्से का सोर्स अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो कहीं और है। सो ट्राई टू कंप्लीट एवरी टास्क विच यू कैन। सब उसके लिए जरूरी है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट, एक सेल्फ, बिकॉज़ सी वी टीच द सेल्फ मैनेजमेंट, उसके सबसे पहला स्टेप हम बताते हैं कि यू शुड डू द सेल्फ असेसमेंट। हर इंसान की पावर्स डिफरेंट है, हर इंसान की कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, हर इंसान की लिमिटेशंस डिफरेंट है, हर इंसान के पास रिसोर्सेज डिफरेंट है। एवरी पर्सन इज नॉट द सेम। फाइन। सो अगर हमने अपना सेल्फ असेसमेंट ढंग से किया है, उस सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से ही हम अपने गोल डिसाइड करें, उसके हिसाब से ही हम अपना टास्क और उस टास्क में लगने वाला टाइम हम डिसाइड करें। क्योंकि जो आप डिसाइड करते हैं ब्रेन में वो एक पर्टिकुलरली चार्ट फीड हो जाता है। आप उस ब्रेन का एक हिस्सा आपने एंगेज कर लिया, आप ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा है जो आपको फ्लक्चुएट रखता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट वाला हिस्सा उस पर्टिकुलर जो फिक्स पर्टिकुलर एक टास्क के लिए जो आप एंगेज हो गया है वो उसको इन्फ्लुएंस कभी नहीं करता है, वो उसका ऑर्डर बार बार नहीं लेता है। यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर अगेन एंड अगेन, टाइम ऑन टाइम। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन चाहे वो खुद से है
चाहे वो किसी और से है। जो खुद से एक्सपेक्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप से उतना ही एक्सपेक्ट करूं जितना मेरा सेल्फ एसेस, जितनी मेरी कैपेबिलिटीज है। कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सकती हैं, वो लिमिटलेस है, दैट इज ट्रू, बट उसके लिए एक डिफरेंट अभ्यास की जरूरत है। आज मैं किसी ने कहा कि आपकी लिमिट, आपकी कैपेबिलिटीज अनलिमिटेड है, कुछ भी कर सकते हो, इट इज गुड फॉर मोटिवेशन, बट टू अचीव दैट स्टेज आई नीड टू प्रैक्टिस समथिंग। अगर मुझे अपनी फिजिकल कैपेसिटीज बढ़ानी है तो आई नीड टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइजेस। आज मैं 10 किलो वजन उठाता हूं तो इट्स ट्रू, मैं 50 किलो भी उठा सकता हूं, लेकिन कोई ये कह दे कि यस यू कैन, मैं अगर उस मोटिवेशन में 50 किलो आज उठाऊंगा तो अपनी कमर में कहीं ना कहीं मेरे जर्क आ जाएगा, या कोई ना कोई मैं अपना नुकसान कर बैठूंगा। यस आई कैन लिफ्ट 50 kg, बट आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। मुझे उसके लिए अपने आप को सक्षम करना है। उसी तरह से आपकी मन की, आपके माइंड की कैपेसिटीज अनलिमिटेड है, बट उसके लिए अगेन प्रैक्टिस करना है। अभी जैसे डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि उस पे जो पहले तो सबसे पहले जो बोझ जो है, उस बोझ को हल्का करना है। उस बोझ को हल्का करके देन हम उसकी लिमिट्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बोझ के नीचे तो चीजें दबती हैं, उठती नहीं है। किसी चीज को उठाना है तो उसको हल्का करना है, और हल्का करने के लिए उससे ऊपर से जो अननेसेसरी का जो बर्डन है वो हटाने हैं। अननेसेसरी के बर्डन बहुत सारे हैं, और इन सब चीजों को अचीव करने का प्रोसेस है योग। योग इज व्हाट? योग इज नॉट, मैं योग को बड़ा डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, जो मैंने पढ़ा है, सीखा है। जो अगर एक सही तरीके से, सही मायने में योग को जानना, तो हमें अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए और अष्टांग योग को समझना चाहिए। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट तरीके से योग को आसन और प्राणायाम तक ही सीमित कर दिया गया है। सुबह उठ के टीवी खोलो तो कुछ बाबा जी जो है स्टेज पे आसन कर रहे होते हैं या प्राणायाम कर रहे होते हैं, दैट्स इट। ना उससे पहले का कुछ बताया जाता है, ना उसके बाद का कुछ बताया जाता है। जबकि अष्टांग योग को अगर हम क्रम वाइज देखें तो यम और नियम से हमारा जो आचरण है उसके सुधार की बात की गई है। पतंजलि जो योग दर्शन है उसमें जो अष्टांग योग है, अष्ट मीन्स 8, जिसके 8 अंग है, 8 स्टेप्स है, उसमें ये कहा गया है कि 8 सीढ़ी है, तो पहले पहली सीढ़ी चढ़िए, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़िए, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़िए। आप छलांग मार के तीसरी चौथी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट होना संभव है। तो पहली जो सीढ़ी बताई गई यम के 10 उसके हिस्से हैं, जिसमें ये सारी चीजें जो बचपन से हम, जिसको हमने मोरल साइंस की तरह पढ़ा है कि सच बोलना चाहिए, अहिंसा का व्यवहार रखना चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए, तो ये सारी चीजें, संतोष होना चाहिए, शौच मतलब सफाई, आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए। तो ये 10 तरीके से ठीक नियम में 5 तरीके, पर्टिकुलरली सेल्फ स्टडीज, ईश्वर पूजनम, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, ये 5 चीजें पर्टिकुलरली जो नियम में बताएगी। ये नियम कोई 1 घंटे या 1 मिनट या किसी एक सीजन का अभ्यास नहीं है, ये 24 घंटे का आपका व्यवहारिक अभ्यास है। कि अगर, और ये पर्टिकुलरली हेल्थ साइंस है, ये कोई मॉरल साइंस नहीं है सिर्फ। साइकोलॉजी को अगर हम पढ़ें तो साइकोलॉजी में जितने भी जो बर्डन्स हैं, अगर हमारे मन पे कोई बर्डन है तो हमारे खुद के व्यवहार के हैं, दूसरों के व्यवहार का बर्डन बहुत मिनिमम होता है या ना के बराबर होता है। तो अपना व्यवहार अगर ठीक करना है, तो अपना व्यवहार को आप कॉन्शियसली ठीक नहीं कर सकते कि मैं कॉन्शियसली तो ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ सोफिस्टिकेटेड जगह पे, वहां पर अच्छा व्यवहार करूंगा, प्रॉपर डिसिप्लिन रखूंगा, अच्छा एटीट्यूड रखूंगा, बट दैट कैन बी पॉसिबल फॉर 1 hour 2 hours। वो एक एक्टिंग है, मैंने की और मैं आ गया, दैट्स इट। बट अगर आपने स्वाभाविक जीवन जीना है और स्वाभाविक जीवन में आपने एक अच्छा आचार और व्यवहार पैदा करना, तो यम नियम का अभ्यास योग में बताया गया। जब यम नियम का अभ्यास हम करना शुरू कर दें तो फिर आती शरीर की बारी, और शरीर के लिए आसन बताए गए। तीसरा जो आयाम है वो है आसन। आसन के बाद फिर बारी जो शरीर के बाद बारी आती है हमारे प्राण की, प्राणायाम। जो चौथा बताया गया प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम। और जब प्राणायाम आपने शरीर और प्राण को बैलेंस कर लिया तो फिर सूक्ष्म शरीर की बारी आती है, जिसको हमने कहा प्रत्याहार, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। ये अगर हम आप ये 4 चीजें, ये एक के बाद दूसरी चीज का अभ्यास आसान हो जाता है। कोई अचानक मुझे कहे बैठे बैठे कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये संभव है? ना मैं अपने व्यवहार पे मेरा कंट्रोल है, ना मेरे शरीर पे मेरा कंट्रोल है, ना मेरा प्राण बैलेंस्ड है, और सीधा मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने बैठ जाऊं, तो वो संभव नहीं है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिफेक्ट कर बैठूंगा अपने साथ।
तो प्राणायाम प्रत्याहार 5वीं सीढ़ी है। अगर हम अष्टांग योग की बात करें, ये जो 5 अंग, इनको बहिरंग कहा गया है, बहिरंग योग, बाहर का योग। फिर जो लास्ट में 3 है वो अंतरंग योग कहा गया है। ये ब्रिज है प्रत्याहार बहिरंग योग से अंतरंग योग की तरफ। लास्ट के 3 में कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन, मींस धारणा, ध्यान और समाधि। ये लास्ट के 3 अंग हैं जो आंतरिक अंग हैं, जिसको आंतरिक योग कहा गया है, इंटरनल योग का पार्ट कहा गया है। कि अगर आपने 5 सीढ़ी चढ़ लिए तो आप कॉन्सेंट्रेट करने लायक हो गए हो, धारण, किसी चीज को आप धारण कर सकते हो। और उसके बाद मेडिटेशन, कि अब आप मेडिटेटिव स्टेट को प्राप्त कर सकते हो, आप ध्यान की अवस्था में आ सकते हो। और लास्ट जो योगी के लिए, शरीर को छोड़ने के लिए, जो स्पिरिचुअल लोग पर्टिकुलरली जो अभ्यास में, तो समाधि इज द लास्ट पार्ट ऑफ अष्टांग योगा। तो अगर हम स्टेप वाइज इसका अभ्यास करें, और ये अभ्यास की बात है, ना कोई एक दिन में आसन कर सकता है, ना एक दिन में अपने व्यवहार को ठीक कर सकता है। ये अपने आप को बार बार रिमाइंडर देना, जैसा डॉक्टर गोस्वामी ने एक अच्छी चीजें बताई कि अगर सारे परिवार के हम सब लोग, 2 लोग 4 लोग जो घर में होते हैं, अगर इस सब चीज को समझ के अभ्यास करना शुरू करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें और एक दूसरे को टोके भी नहीं, देखो, तो अभ्यास आसान हो जाता है योग का। और अगर हमने योग को सिर्फ 1 घंटे मैट बिछा के 4 आसन 4 प्राणायाम करने का साधन बनाया, ठीक है, उससे कुछ फिजिकल हेल्थ में तो चेंजेस आएंगे, शारीरिक हेल्थ आपकी बेहतर हो सकती है, लेकिन योग जिस स्वास्थ्य की बात करता है, या जो वास्तव में जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, वो परिभाषित स्वास्थ्य शायद हमें नहीं प्राप्त हो सकता जब तक हम पूरा अष्टांग योग या अपने व्यवहार से लेकर और अपने अंतर्मन तक की जो स्थिति है उन सब का अभ्यास नहीं करते। तो मेरे लिए जो कहने लायक चीजें यही है कि अभ्यास पे, हैबिट्स फॉर्मेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, और कोई दूसरा ज्ञान तभी आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान थोड़ा सा ही काफी है अगर हम उसको हैबिट फॉर्मेशन में डाल सके। अपने बच्चों के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत से लोग सवाल पूछते हैं बच्चों के लिए क्या किया जाए। मैं एक ही चीज कहता हूँ, अगर बच्चों के लिए कुछ भी छोड़ के जाना चाहते हो तो 1 या 2 आदतें उनमें पैदा कर दीजिए। वो खाने पीने की आदतें भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके बच्चों की आदत आपने ही डाली है। कुछ माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा फास्ट फूड बहुत खाता है, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता है, कि माँ बच्चे की मेमोरी जब पैदा हुआ तो ना उसकी मेमोरी में फास्ट फूड था, ना कोल्ड ड्रिंक थी, ना जंक फूड था। वो आपने ही तो दिखाया, आपने ही तो सिखाया। आज उसकी हैबिट बन गई है तो अब आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं। उस पर गुस्सा मत कीजिए, उस आदत को बदलिए। जिस तरह से वो आदत आपने डाली है, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा या फास्ट फूड की, या जो अदर अनहेल्दी फूड थे, उनकी आदत को रिवर्स कर दीजिए। पहले आपने वो चीजें उसको अवेलेबल करवाई, उसका टेस्ट उसको आ गया, अब दूसरी चीज उसको अवेलेबल करवा दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी रेसिस्टेंस आएगी, लेकिन हैबिट फॉर्म हो जाएगी। एक्सरसाइजेस की हैबिट बच्चों में डालिए। आप अपने साथ, चाहे बच्चा आपका 5 साल का, चाहे 4 साल का है, चाहे वो 10 साल का है, उसको अपने साथ, आपको डिस्टर्ब करेगा शुरू में। बहुत से लोग बच्चों को दूर इसलिए रखते हैं, बच्चा डिस्टर्ब करता है, सवाल बहुत पूछता है, ठीक है, ये मुझे मेरे शेड्यूल में डिस्टर्ब करता है, तो उसके वक्त उसको मोबाइल दे देते हैं, उसको बिजी कर देते हैं, उसको टीवी ऑन कर देते हैं, उसको बिजी कर देते हैं, उसको किसी ऐसी एक्टिविटी में लगा देते हैं जो बाद में लगता है कि नहीं, ये तो उसको करनी ही नहीं चाहिए थी। तो बच्चों को अपने साथ अगर हम रख के उनकी कोई भी 1 या 2 हैबिट डेवलप करवा सकते हैं, दैट इज द बेस्ट एफर्ट यू कैन लीव फॉर योर चिल्ड्रन। तो मेरे लिए अभ्यास, अवेलेबिलिटी, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हेल्थ को वास्तव में अच्छा करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसके अलावा तो सारी चीजें डेफिनेटली आप लोगों को पता है, सुबह से शाम तक ज्ञान की गंगा बहती ही रहती है, मोबाइल से, अदर मीडिया से। इसके साथ अगर कोई भी किसी पर्टिकुलरली लाइक मेरे लिए कहने के लिए तो आई थिंक इतना काफी था। अब कुछ भी चीज जो आप अगर मेरे से पूछना चाहते हैं तो वो मेरे लिए अच्छा होगा कि जो आपके जो रियल क्वेरीज हैं उनको मैं सॉल्व करूं या उनका आंसर करूं, रादर देन मैं वन वे ज्ञान आपको देता रहूं। लेट्स हैव अ टू वे कम्युनिकेशन। प्रमोद जी, इफ इट इज अलाउड देन वी कैन हैव अ क्वेश्चन। जी जरूर जरूर डॉक्टर कुमार, और आप बहुत सरल शब्दों में बताया कि ज्ञान का अल्प ज्ञान होना और अति ज्ञान होना, ये दोनों ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसको हम आत्मसात नहीं कर पाते, वो एक इंफॉर्मेशन बन के रह जाता है।
अगर रियली में उस ज्ञान का फायदा उठाना है तो उसको आत्मसात करना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा। और अपने 2-3 बातों पे मुख्यतः जोर ये दिया कि जो चीजें पसंद हैं खाने पीने की घर में, जिनसे लाभ हो सकता है, उनकी सुगमता, उपलब्धता आसानी से होनी चाहिए, ताकि जहां अपना चाहे फ्रिज हो या कोई कॉमन स्पेस हो जहां पे हमारे फ्रिकल मूवमेंट रहते हैं, तो उपलब्ध होगी तो जरूर खाने का मन करेगा। और दूसरा कहा कि बच्चों में जो अच्छी आदतें हैं वो जरूर डालें, वो संस्कार, क्योंकि पैसा और जो रुतबा है, जो आपने देखा है कि वो हमेशा कायम नहीं रहता, तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार। और आपने कहा कि योग की जो स्टेप बाय स्टेप है, सोपान बाय सोपान है, वो जरूरी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आपने जिक्र किया। तो अब प्रीतम जी का हाथ इन्होंने रेज किया है। प्रीतम जी सवाल पूछेंगे आप? यदि आप उसे स्वीकार करें, डॉक्टर के कुमार के बजाय ना डॉक्टर कृष्ण कुमार लिखे तो बहुत बढ़िया रहेगा। श्योर सर जी, आपके माता पिता ने इतना तेजस्वी नाम ढूंढ के आपके लिए रखा है, तो कृष्ण लिखे तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। श्योर सर, I'll take this advice. अंग्रेजी अभ्यास है कि शॉर्ट नेम लिखते थे वो। एक ही निवेदन है जी, कृपया। अच्छा, बालकों में अच्छी आदतें डालने के लिए कोई 3 विषय आप चिन्हित कर सकते हैं? मतलब 3 विषय सूचीबद्ध कर सकते हैं कि क्या क्या आदतें उनमें डालें एक मतलब प्रभावी जीवन व्यतीत करने के लिए? यस, 3 चीजें सर। एक तो अच्छे खान पान की आदत डालिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए खान पान बहुत जरूरी है, और आने वाले टाइम में सिर्फ खान पान ही हमें बचाएगा। जैसे आज कोविड-19 के टाइम पे सिर्फ खान पान जिन लोगों का अच्छा है वही सुरक्षित है। दूसरा, एक्सरसाइज की आदत डालिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइजेज क्यों ना हो, आज आदत डालेंगे तो डेफिनेटली वो। और तीसरा, उनको बुक रीडिंग की, कोई भी चीज, आज हो सकता है कि वो इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी बुक हो, कुछ भी हो, उनको रीडिंग की आदत डालिए। 3 आदतें अगर किसी भी बच्चे में है तो आप ये मानिए कि वो उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास बहुत अच्छा होगा, और उसका जीवन जो सुखमय और हेल्दी होगा। अतुल जी, हेलो। हाँ जी प्रमोद जी। जी, ओके, प्रश्न तो नहीं है आपका? बस जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जो भी पार्टिसिपेंट है प्रश्न पूछना चाहें, रेज हैंड का ऑप्शन है और आप सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर कुमार से। हमारे साथ दर्शना जी हैं। भाभी जी, आप कुछ पूछना चाहें? हाँ जी, हाँ, नमस्ते भैया। नमस्कार दर्शना जी। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि कार्डियो वालों को रेनी सीजन में क्या क्या अभी अपने आप को सावधानी रखनी चाहिए कोविड-19 के अंदर स्पेशली? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सीजनल, जब हम डाइट की बात करते हैं, कार्डियो पे भी मैं आऊंगा, लेकिन इस सवाल से मुझे एक चीज और याद आ गई। तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट में सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हर सीजन, कुदरत ने भी अगर अपने आसपास हम नजर डालें तो सीजन के हिसाब से कुदरत भी जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनको बदलती रहती है। अब रेनी सीजन में जितने भी फल अब हम देख रहे हैं, खासकर मैंगो इंपॉर्टेंट फ्रूट है आज अब इस रेनी सीजन का। और मैंगो में बहुत सारे को एंजाइम्स होते हैं जो कार्डियो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं और जो पित्त को बैलेंस करते हैं। रेनी सीजन में पर्टिकुलरली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे जो है स्लोएस्ट उसमें रहता है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से पर्टिकुलरली शरीर कुछ एसिड जो है वो एक्स्ट्रा फॉर्म करता है अपने सेफ गार्ड के लिए, पर्टिकुलरली इन दिस सीजन। मैंगो जो पर्टिकुलरली अगर हम फ्रूट्स की बात करें, जब फ्रूट वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट का काम करता है इस पर्टिकुलर सीजन में। और जो कार्डियो वालों की जब बात करते हैं तो कार्डियो वालों के लिए और अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए ये बेटर सीजन है, क्योंकि ड्राइनेस, जो गर्मियां और सर्दियां, जो ड्राई सीजन्स होते हैं वो अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए भी गलत खराब होते हैं और कार्डियो वालों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि हाई मॉइस्चर है पर्टिकुलर दिस सीजन में। और हाई मॉइस्चर जो है वो अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है और कार्डियो पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन कार्डियो पेशेंट के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन इज एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में भी स्पेसिफिकली स्ट्रेचिंग। अगर हम फ्री स्ट्रेचिंग, योगा तो वैसे योगासन जो है वो स्ट्रेचिंग बेस्ड ही है, लेकिन योगासन हर कोई हर अवस्था में नहीं कर पाता है। तो फ्री स्ट्रेचिंग, उसमें स्टैंडिंग पोस्चर्स है कई सारे जो हर कोई कर सकता है।
क्योंकि कई बार कार्डियो पेशेंट्स उनको किसी को कमर दर्द भी है तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कुछ आसन करने में, लेकिन फ्री स्ट्रेचिंग हर कोई कर सकता है। दूसरा, विटामिन ई वाली जो पर्टिकुलरली फूड है, जिसको अगर हम जो ओमेगा रिच जो फूड कहें, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलरली चैलेंज आता है इस पर्टिकुलर सीजन में कि क्योंकि पसीना बहुत आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पसीना आने की वजह से जो शरीर से जो तेल निकलता है उस वजह से घी खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ओमेगा फैट खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उसकी वजह से आपने देखा होगा कि स्किन गलने लग जाती है और वो स्किन पे भी इफेक्ट आता है और सेम इफेक्ट आपके जो अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, क्योंकि विटामिन ई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यूज। इंटरनल हम आपकी हर वक्त कोई ना कोई छोटी मोटी शरीर में रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी चलती रहती है। उन रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज के लिए 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज प्रोटीन, प्रोटीन इज अ बाइंडिंग एजेंट। सेकंड इज विटामिन ई which is very much important for your nervine health and all, and third one is your vitamin B12, B complex जितना भी है। B complex की weakness की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, नर्वाइन प्रॉब्लम्स जो है देखी गई हैं। तो इन 3 चीजों को इंश्योर करना इनकी डाइट फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन के लिए डेफिनेटली सेफ जो सोर्स है प्रोटीन का, सोयाबीन इज अ सेफ सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत से लोगों को जो डेयरी प्रोडक्ट्स है या उनसे मिलने वाला प्रोटीन है नुकसान करता है अगर किसी को बहुत ज्यादा ओवरवेट है, दैट कैन। बट सोया और दूसरे जो बहुत दालें खाते हैं तो उससे यूरिक एसिड बढ़ना या उस तरह का बिकॉज यूरिक एसिड जो है वो बाय प्रोडक्ट्स है। प्रोटीन जब भी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो एज ए बाय प्रोडक्ट यूरिक एसिड निकलता है। अगर बहुत ज्यादा हम प्रोटीन दालों का या उस तरह से हार्ड प्रोटीन लेते हैं तो यूरिक एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। कई बार पर्टिकुलरली किडनी उसको प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती और फिर जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। बट सोया प्रोटीन इज द सेफेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोया प्रोटीन किस तरह से ले सकते हैं? सोया मिल्क के फॉर्म में ले सकते हैं, सोया चंक्स जो आते हैं उसके फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। बट सोया एज ए कच्ची दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें 2 पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं, वो जो नुकसानदायक होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव हमारी बॉडी को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती। तो वो प्रोसेस्ड जो सोया है जो 140 डिग्री पे जब वो बॉयल होती है तो वो दोनों एंजाइम्स जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो प्रोसेस्ड सोया है वो उस पर्टिकुलर फॉर्म में फॉर्मेशन से गुजारी जाती है। सो टोफू इज अ गुड थिंग। जो टोफू जो सोया पनीर होता है, तो पनीर जरूर लें। विटामिन ई में अगर नॉन वेजिटेरियन कोई है तो फिश प्रोडक्ट्स आर गुड, वो नहीं है तो विटामिन ई का जो पर्टिकुलरली सोर्सेज विटामिन ई के देन सप्लीमेंट्स आल्सो अवेलेबल, वो लें। या अदरवाइज 1 चम्मच गाय का घी अगर हम अपने डेली डाइट में हम एवरीबडी शुड टेक, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज लें। हम नेचुरल तेल में सरसों का तेल, कभी सोयाबीन का तेल, तो कभी सनफ्लावर ऑयल, तेल बदल के खाएं। रिफाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। रिफाइंड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके हेल्थ को बेनिफिट कर सके। ये सिर्फ एक मार्केटिंग प्रोडक्ट घी के जो रिप्लेसमेंट में उतारा गया, घी को साइड कर दिया गया और रिफाइंड को दे दिया गया। रिफाइंड खाने के बाद जितनी प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हुई हैं उतनी प्रॉब्लम्स शायद पहले कभी भी नहीं थी। घी जो लोग खाते थे उनको कभी वो प्रॉब्लम नहीं थी जितने अब रिफाइंड खाने वालों को, क्योंकि रिफाइंड में किसी तरह का कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो आपके शरीर को फायदा पहुंचा सके। सो these are my advices for this. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब। आज के जो हमारे दोनों गेस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय दिया है हमारी ज्ञान गंगा को, और जितने सुनने वाले उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया है हम लोगों को। और मैं राजेश भैया को भी कहूंगी कि ये ज्ञान गंगा हमारी बहती रहे और हम सब लोगों से कनेक्ट रहें, और सब लोगों को जो भी हो भैया, आप जितना ज्ञान बांट रहे हैं और अपना अमूल्य समय और लोगों को लगा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुमार को बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सुदर्शन जी को बहुत बहुत धन्यवाद।